भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव। बंजर भूमि को उपयोगी बनाने के लिए जनभागीदारी पर जोर। उज्जैन में 19 से सम्राट विक्रमादित्य के बृहत्तर भारत पर विमर्श के लिए जुटेंगे देश भर के विद्वान। और कई जिलों में मानसून की हुई वर्षा। अगले 1 से 2 दिनों में पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगा मानसून। अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए विचारों, शोध निष्कर्षों और प्रौद्योगिकियों के लिए इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) की 222वीं मध्यावधि परिषद की बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी इंजीनियरों को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि IRC को ढांचागत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के IIT और वैश्विक संस्थानों की मदद से एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित करनी चाहिए। सड़क विकास में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 91,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 50% से बढ़ाकर लगभग 1,47,000 किलोमीटर कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक 2,60,00,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को पूर्वावस्था में वापस लाने और भूमि को शुष्क होने से बचाने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। श्री यादव ने कहा कि जन भागीदारी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वे कल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष का विषय एक साथ सूखे पर नियंत्रण पाना है। श्री यादव ने कहा कि मरुस्थलीकरण और काबू पाने के लिए भविष्य की योजना तैयार की जा रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हर वर्ष इस दिन कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका उद्देश्य सभी पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों में भूमि के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में योग सत्र होंगे। इस मौके पर शैक्षणिक संस्थाओं में भी योग सत्र होंगे। आयोजन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। योग सत्र में कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। साथ ही आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक प्राइवेट एवं सरकारी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजों के साथ अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। योग सत्र में NSS, NCC कैडेट, पुलिसकर्मी, स्वैच्छिक संगठन, वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठन के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। योग सत्र में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में योग दिवस के आयोजन में आयुष विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय का कार्य कर रहा है। योग एक शारीरिक एवं आत्मिक क्रिया है जिसका किसी धर्म अथवा पंथ से कोई संबंध नहीं है। सामूहिक योग प्रदर्शन व्यक्ति विशेष के लिए स्वैच्छिक होगा। दिशा निर्देश में बताया गया है कि सामूहिक योग सत्र में सभी सहभागियों की उपस्थिति प्रातः 6:20 तक सुनिश्चित की जाएगी। प्रातः 6:30 से 6:40 तक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण होगा। इसके बाद प्रातः 6:40 से 7 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण होगा। प्रातः 7 बजे से सामान्य योग अभ्यास होगा। बिजली और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने कहा है कि भारत ऊर्जा रूपांतरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर रहा है।
कल नई दिल्ली में भारत ऊर्जा परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। श्री सिंह ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिसने पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP21 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक 700 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को होगी। यह परीक्षाएं 2 सत्रों में होंगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए आयोग द्वारा 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे और उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सेना में युवाओं को शामिल करने का मौका देने वाली अग्निपथ योजना की समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। श्री सिंह ने कल एक ट्वीट में कहा कि पिछले 2 वर्षों में बहुत से युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत भर्ती में आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का फैसला किया है। दूसरी ओर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2022 में सेना की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। जनरल पांडे ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। वहीं भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के महानिदेशक अरुण चावला ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना अपने आप में अनूठी है और यह सुरक्षा बलों को मजबूती प्रदान करेगी। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस 26 जून पर बॉल पेंटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़, नशा मुक्ति के विरुद्ध रैली एवं मानव श्रृंखला निर्माण, स्कूल कॉलेज आदि में विशेषज्ञों और नशा शराब की आदत से मुक्त हुए प्रभावी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के व्याख्यान, जन सामान्य द्वारा नशा मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण, कला पथक दलों और सांस्कृतिक कला मंडलियों द्वारा नाटक, गीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बैनर, पोस्टर, पंपलेट से व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन सामान्य को नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलवाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए होंगे। उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर में 19 से 21 जून तक सम्राट विक्रमादित्य कालीन बृहत्तर भारत की अवधारणा पर आयोजित विचार समागम कार्यक्रम में देश भर के विद्वान अपने विचार प्रकट करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली की मालवा प्रांत इकाई, विक्रम विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मिलकर कर रहे हैं। इस विचार समागम कार्यक्रम में नई दिल्ली इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सीताराम दुबे मुख्य अतिथि होंगे। विचार समागम के पहले दिन 19 जून को संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य के पुरातात्विक साक्ष्य, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार विमर्श किया जाएगा।
इस अवसर पर पुरातात्विक मुद्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। शाम को विक्रमादित्य महानाटक का मंचन किया जाएगा। 20 जून को विक्रमादित्य की गाथाएं और उनके बृहत्तर भारत में योगदान के साथ साथ शासन प्रबंधन पर चर्चा होगी। शाम को गणितज्ञ बराह मिहिर के जीवन पर नाटक का मंचन होगा। 21 जून को कार्यक्रम के समापन अवसर पर विक्रमादित्य युगीन काल गणना पर विशेष चर्चा होगी। इसी दिन शाम को वेदों में ऋषिकाओं पर नृत्य नाट्य की प्रस्तुति की जाएगी। विदिशा के शासकीय ITI में संचालित 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। संस्था के प्राचार्य AP श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में पंजीयन कार्य की तारीख 12 जून तक निर्धारित की गई थी, जो अब 30 जून तक जारी रहेगा। ITI में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, वे MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर के माध्यम से अपना पंजीयन, चॉइस फिलिंग एवं त्रुटि सुधार कार्य करा सकते हैं। अब बात मौसम की। मौसम केंद्र के पूर्व में व्यक्त किए गए अनुमान के अनुसार ही मानसून ने खंडवा बैतूल के रास्ते प्रदेश में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बैतूल और खंडवा के रास्ते प्रवेश कर चुका है। मानसून के प्रभाव से भोपाल में शाम को जोरदार बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके अलावा खजुराहो, नरसिंहपुर, बैतूल, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर और गुना में भी बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में कल सुबह चमकदार धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद से बादल घिर आए और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ीं। अगले 1-2 दिनों में मानसून के प्रदेश के सभी हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव। बंजर भूमि को उपयोगी बनाने के लिए जनभागीदारी पर जोर। उज्जैन में 19 से सम्राट विक्रमादित्य के बृहत्तर भारत पर विमर्श के लिए जुटेंगे देश भर के विद्वान। और कई जिलों में मानसून की हुई वर्षा। अगले 1 से 2 दिनों में पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगा मानसून। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।